बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने जेवर का डब्बा की मश्क के साथ मैं हूं आपकी मौलमा मिसेस ताहिरा जैनब। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक के आखिरी सफ़हात की बुलंद ख़वानी और वजाहत मुकम्मल करने के बाद मश्क में मौजूद बकिया सवालात के जवाबात और अल्फाज जुमले मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबक की रीडिंग मुकम्मल करवाने के बाद मैंने आपको चूज द करेक्ट आंसर मुकम्मल करवा दिए थे और आज के लेक्चर में हम सवालात के जवाबात यानी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल करेंगे। मैं जानती हूँ कि बाज बच्चे रीडिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उनको सवालात के जवाबात किन जरूरी बातों को मद्देनजर रखकर हल करने चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, एक गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं कि वो रीडिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन सवालात के जवाबात किन जरूरी बातों को मद्देनजर रखकर लिखने चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, सवालात के जवाबात लिखते हुए चंद जरूरी बातें जो कि आप जिनका खास तौर पर ख्याल रखें वो ये कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जी तो स्टूडेंट, सवालात का जवाबात लिखने के लिए चंद ज़रूरी हदायत और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में एक लेक्चर में आपको जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आप रीडिंग करते हुए अभी से इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको कैसे बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सवालात के जवाबात प्रिपेयर करने हैं और किन खास बातों का ख्याल रखना है। लेकिन एक अहम बात वो ये कि सबसे पहले जो बोर्ड का आपका क्वेश्चन, जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो लिखा होता है कि दर्ज झैल सवालात का 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल जवाब लिखें। लिहाजा अगर कोई जवाब ऐसा है कि जिसका डायरेक्ट आंसर एक सेंटेंस में ही मुकम्मल हो रहा है, तो उसमें भी आपने जवाब की इस तरह से तमहीद बांधनी है कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो, यानी कि कम अज कम आपका जवाब जो है वो मिनिमम 3 सत्रों का हो जाए, जबकि बोर्ड बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल जवाब लिखे। इसी तरह से जो जुमले जो कि आज के लेक्चर में हम इस सवाल को भी हल करेंगे, तो जुमले बनाते वक्त भी आप ख्याल रखें कि जुमले जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जुमला अपनी जगह पे मुकम्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जुमला आप बनाएं उसका कोई सर पैर ना हो। जी तो बेटा, जैसा कि ये आपके सवालात हैं कि प्रकाश की जिंदगी के शीरी ख्वाब मट्टी में क्यों मिल गए, तो आइए हम पहले जवाब की तरफ आते हैं। अब मैं इनको आज इनकी बहुत ज्यादा कोई डिटेल डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जब हमने लेसन पढ़ा था तो मैंने आपको ये तमाम पॉइंट डिस्कस कर दिए थे। प्रकाश की जिंदगी के शीरी ख्वाब क्यों मट्टी में मिल गए थे। चंद्र प्रकाश ने बीए कर लिया था और इसके वालिद आला ओहदे पर फाइज थे, लिहाजा उसे उम्मीद थी कि वालिद की वसातत से यानी उनके जरिए उनकी वजह से इसे किसी अच्छी जगह मुलाजमत मिल जाएगी, लेकिन वालिद की वफात से इसके सारे शीरी ख्वाब मट्टी में मिल गए। अब अगर आप गौर करें तो इस ये एक जुमला जो है उसका डायरेक्ट आंसर है कि वालिद की वफात से इसके सारे शीरी ख्वाब मट्टी में मिल गए। लेकिन अगर आप ये एक जुमला लिखेंगे तो जाहिर है आपको एक सब जवाब के 2 मार्क्स हैं, तो अब एक लाइन के तो बेटा आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और कॉमन सेंस की बात है कि जब आप ग्रेड 1, 2, 3 में होते हैं तो तब भी जाहिर है आप 1 की रिक्वायरमेंट है कि आप एक लाइन का जवाब लिखते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे 2, 3, 4, 5 में आप आते हैं बड़ी क्लासेस में, तो आपके जवाबात जो है वो भी लेंथी होते चले जाते हैं। लेकिन 9th 10th में बच्चे आके इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और एक लाइन का जवाब लिख के समझते हैं कि उन्होंने जवाब मुकम्मल कर दिया। ऐसा नहीं है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 3 से 4 लाइनों पे आपका जवाब मुश्तमिल होना चाहिए, वरना आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
उमा देवी ने प्रकाश से किस सिलसिले में मशवरा किया? ठाकर का बेटा वीरेंद्र 20 साल का था, लेकिन अभी 9वीं जमात का तालिब इल्म था। उमा देवी ने इस डर से कि जवान बेटा है कहीं बहक न जाए, प्रकाश से मशवरा किया कि एक अच्छे घराने से वीरेंद्र का रिश्ता आया है, इसकी शादी करें या ना। जिस पर प्रकाश ने जवाब दिया, मेरे होते हुए तो आप फिक्र न करें, हाँ मर्जी हो तो कर दीजिए, कोई हर्ज भी नहीं। सवाल नंबर 4 है, 5,000 के जेवर की खरीदारी पर प्रकाश की क्या कैफियत हुई? जिस दिन प्रकाश ने जेवर खरीदे, इसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। वो घर आया तो इसकी तबीयत कदरे बोझल थी। वो जेवर जैसे इसके जहन में बैठ गए थे। अपनी बीवी चंपा से कहने लगा, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज, और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हजारों लाखों का जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। यहाँ पे एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ठाकुर साहब ने प्रकाश को कितने पैसे दिए थे शादी की खरीदारी के लिए। तो वहां पर लिखा हुआ है 10-12 हजार, और जेवर उसने कितने के खरीदे थे? 5,000 के। और जो एक और बात थी कि आखिर में जमानत के जो पैसे थे, जब प्रकाश को असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑफर होती है तो वहां पर जो जमानत देनी थी वो 10,000 रुपए थे। लिहाजा अब मैं दोबारा एक दफा रिपीट करूंगी कि शादी की खरीदारी के लिए प्रकाश को ठाकर साहब ने 10-12 हजार लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा हुआ कि 10,000 या 12,000, 10-12 हजार, जबकि उसकी नौकरी की जमानत के लिए 10,000 और जेवरात खरीदे थे 5,000 के। लिहाजा इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। सवाल नंबर 4 है, प्रकाश ने चंपा को किन अल्फाज में तसल्ली दी? जवाब है इसका, ठाकुर साहब की बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर की खरीदारी का सुनकर जब चंपा ने शिकवा किया कि इसके पास तो ठकराइन के बेटे की शादी में पहन कर जाने के लिए ढंग की साड़ी तक भी नहीं, तो प्रकाश ने तसल्ली दी कि असल में अब इसका जवाब ये वाली लाइन ही था कि साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे, जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। लेकिन हम इस तरह से एक परफेक्ट आंसर लिखेंगे ताकि वो बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ने जेवरात का डिब्बा क्यों चोरी किया? जवाब है, ठाकुर साहब की बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर की खरीदारी के बाद प्रकाश की नीयत में फतूर आ गया और उसे ये एहसास शिद्दत से सताने लगा कि चंपा के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हजारों लाखों का जेवर बनवा डालते हैं। लिहाजा इसने ये सोचकर डिब्बा चुरा लिया कि वीर इंद्र की शादी के बाद दूसरा घर ले लूंगा और आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा। यानी आप समझ गए होंगे, जाहिर है हम इसको लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि वो हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर ताकि चंपा को शक ना हो तो उसको बताता है कि उसको शाम में सुबह तो एक वो ट्यूशन मतलब एक तो ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको 30 रुपए माहवार मिलते हैं। तो वो कहता है कि उसको 50 रुपए माहवार पे एक और काम मिला है। तो वो कहता है कि वो सारे पैसे जो है वो घर में उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, बल्कि वो उसे जमा करेगा चंपा के जेवरों के लिए, तो जिसपे चंपा खुश हो जाती है। तो वो जहन में यही प्लान करता है कि बाद में एक एक जेवर जो है वो चंपा को दूंगा और उसको ये बताऊंगा कि ये मैंने उन पैसों से बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चंपा ने ये क्यों कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती? प्रकाश ठाकुर साहब को धोखा देने के बावजूद एक बार फिर जमानत के पैसे लेकर इनका एहसान लेना चाहता था। आपको याद होगा कि प्रकाश घर आके बताता है तो वहां पर जो है उसकी जॉब के लिए जो जमानत के पैसे रिक्वायरमेंट है, तो
ठाकुर साहब ने कहा है कि वो उनकी फिक्र ना करे। तो उसके बाद चंपा ये अल्फाज बोलती है, ये जुमला बोलती है कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। लिहाजा यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। और चंपा को डर था कि जेवरात की तरह इन पैसों पर भी प्रकाश की नीयत ना खराब हो जाए। और दूसरा, प्रकाश का जेवर चोरी करने वाला राज भी वो जान गई थी, मगर इसे जाहिर करके शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। डायरेक्टली वो उसको नहीं कहना चाहती थी, लिहाजा इनडायरेक्ट मतलब वो उसको एहसास दिलाकर उस चीज से रोकना चाहती थी। जेवर का डब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश ने क्या महसूस किया? जवाब है, चूंकि चंपा के मलामत भरे शर्मिंदा करने वाले अल्फाज ने प्रकाश के जमीर को झंझोड़ कर रख दिया था, जगा दिया था, उसके जमीर को जगा दिया था। लिहाजा जेवर का डिब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश के जहन को जैसे सुकून मिल गया और वो बहुत देर बाद जमीर के बोझ से आजाद होकर चैन की नींद सो गया। अब सबक में जो आपको एक यही सेंटेंस मिलेगा कि जब वो जेवर का डिब्बा वापस रख के आता है तो देखता है कि सारे लोग सो रहे हैं, लिहाजा वो जो चाबियों का गुच्छा है वो वीरेंद्र के सराहने रखता है और सुकून से सो जाता है। लेकिन अगर हम ये लिखें कि जेवर का डिब्बा वापस रखने के बाद वो सुकून से सो गया, तो ये तो सफिशिएंट आंसर नहीं है एक सेंटेंस का, लिहाजा हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसको जब आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो ये 3 से 4 लाइनों का बन जाएगा। आखिरी सवाल है, इस अफसाने को पढ़कर आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, यानी आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या सबक हासिल करते हैं? तो इसमें यही चीज थी कि प्रकाश को बाद में जब अपनी गलती का, हालांकि यानी वो एक कमजोर लम्हे की जात में आके अपनी गुर्बत से तंग आके कह लें, या ये कि मतलब ये इस एहसास के तहत कि उसकी बीवी की खाने पीने की उम्र है और वो उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। तो वो एक मतलब एक कमजोर लम्हे की जात में आके उससे एक गलत काम हो जाता है। लेकिन बाद में अपनी बीवी के भी इशारों कनायों में एहसास दिलाने के बाद जो है उसका ज़मीर जागता है और वो अपनी गलती को सुधारता है। तो इसमें हमने यही सीखा कि इंसान को गलती के बाद अगर अपनी हमाकत का अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो जाए तो ये सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि ज़हनी आराम और सुकून साफ-सुथरी और गुनाह से पाक ज़िंदगी में पिन्हा है, पोशीदा है, छुपा हुआ है। हर बच्चा अपने मुताबिक इसको लिख सकता है। क्यों जैसा कि आपने अफसाने में भी पढ़ा कि पहले हालांकि तंगी थी, लेकिन वो सुकून से प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब वो गलत तरीके से उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करता है तो वो बातचीत से भी जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा सबक, मजीद दूसरा सबक तो नहीं, और ये कि सुबह सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि आप जैसा कि एंड पे हुआ कि जब वो जेवर का डिब्बा वापस रख देता है और वापस आके अपनी बीवी चंपा को बताता है कि जेवर का डिब्बा मिल गया, तो वो भी उसको बड़े वार्मली वेलकम कहती है और खुशी से जो है वो शुक्र अदा करती है। जी बेटा। नेक्स्ट अल्फाज के जुमले। पहला जुमला था तजब्जुब। तजब्जुब का मतलब होता है कि ये आप कशमकश का शिकार हो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बेचैनी की सेंस में हम इसका जुमला नहीं बना सकते। जुमला आपने ऐसा बनाना है कि जुमले से ये वाजे हो कि आपको उस लफ्ज का मतलब अच्छे से समझ आ गया। तजब्जुब, कशमकश का शिकार होना। बारिश की वजह से मैं तजब्जुब का शिकार हूं कि स्कूल जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। ढंग, चंपा के पास शादी पर पहनने के लिए ढंग के कपड़े न थे या ढंग के कपड़े तक न थे। मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग का लिबास नहीं, ठीक है। कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं जो कि आपके सेंटेंस को वाजे करे। पोबारा, पोबारा का मतलब था कामयाबी। फसल अच्छी होने की वजह से आजकल अकरम के तो पाव बारा है, यानी वारे न्यारे हैं। आपने वहां पे भी पोबारा का मतलब इस सेंस में पढ़ा था ना कि वो प्रकाश सोचता है कि अगर तो संदूक की चाबी मिल गई और जिससे उसने जेवर चुराने होते हैं तो वो जेवर चुराने में कामयाब हो गया, तो वो कहता है फिर कामयाबी की कामयाबी कामयाबी है, वारे न्यारे हैं, ठीक है। तो फसल अच्छी होने की वजह से आजकल अकरम के तो पाव बारह हैं। और दूसरा जुमला ये भी बना सकते हैं, सोना महंगा होने की वजह से सुनारों के आजकल पाव बारह हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट था सींध। चोर ने दीवार में सींध लगाई, नकब लगाई। मंडेर,
मंडेर पर चोर के पांव के निशान वाजे थे। मंडेर मैंने बताया था कि जैसे दो छतों के दरमियान जो ऊंची जगह बनी होती है, वो ये जो अफसाना है, ये एक जगह तो इस असल अफसाने में 5 फुट लिखी हुई है, एक जगह 1 फुट वो मंडेर जो ऊंची जगह लिखी हुई है। आपने वही लिखना है जो आपके सबक के मुताबिक है। तो मंडेर कहते हैं दो छतों के दरमियान जो ऊंची जगह बनी होती है। वैसे हम ये भी कहते हैं मंडेर पर कौवा बैठा था। तो मंडेर वो जो छत के ऊपर छोटी सी ऊंची जगह बनी होती है उसको कहते हैं, या दो छतों के दरमियान जो ऊंची जगह होती है। तो जरूरी नहीं दो छतों के दरमियान, यानी छत पर ऊंची जगह पर जो एक ऊंची सी बैठने के लिए जिस पे परिंदे बैठते हैं, या जो पाँव रखने के लिए जगह बनी होती है उसको मंडेर कहते हैं। मंडेर ऊंची जगह। मंडेर पर चोर के पाँव के वाजे निशान थे। खमियाजा, पहला जुमला मैंने इसका बनाया, जेवरात चोरी की वजह से प्रकाश अपनी गफलत का खमियाजा घर छोड़कर भुगतना चाहता था। खमियाजा कहते हैं सजा, जो है वो भुगतना। इसी तरह से दूसरा, अपनी छोटी सी गलती का इसे बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा। पूंजी, चोर किसान की पूंजी लूट कर ले गए। पूंजी कहते हैं उम्र भर की कमाई। इसी तरह से गरीब माँ बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए जमा पूंजी खर्च कर दी, अपनी उम्र भर की कमाई खर्च कर दी। नेक्स्ट है सींध, चोर ने दीवार में सींध लगाई। इस तरह से है तश्तरी, आमना चाय के साथ तश्तरी में गर्मा गर्म पकोड़े लाई। तश्तरी मैंने आपको बताया था प्लेट। बसाती, चंपा ने, ये तश्तरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जहां पर वो प्रकाश के लिए जो है पकौड़ियाँ तश्तरी में लेके आती है। बसाती, ये जो है छोटा छोटा सामान बेचने वाले गली में आते हैं। तो चंपा ने बसाती से संदूक की चाबी खरीदी। मतवहश, वहशत ज़दा, डरी हुई। वालदैन से बिछड़ा हुआ बच्चा मतवहश नजरों से आसपास देख रहा था। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर के बाद ये जो सवाल जवाबात और जुमले मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से जो है इनको लिखना है। इसके साथ ही आज के सबक का बमा मश्क इख्तिताम होता है। सबक की आपने अच्छे से बुलंद खानी करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है, और सबक के मुश्किल अल्फाज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, अच्छे से आपने याद करने हैं। और इसके बाद मश्की सवालात भी आज आपने कर लिए। लिहाजा अपना रोज का काम रोज करने की आदत शुरू से ही आप अपनाएं, और अपने काम लिखते हुए इमला और लिखाई की खूबसूरती पर आपने खास तवज्जो देनी है। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।